गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज भारत के पिता, अग्रगणी उन्नायक एवं पुरोधा महात्मा गांधी पर आज चर्चा करेंगे। आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर स्थान पर हुआ था। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में ही हुई थी। बैरिस्टरी की पढ़ाई करने, लॉ की डिग्री लेने आप ब्रिटेन 1889 में गए थे और बैरिस्टरी की डिग्री ले करके 1891 में आप वापस आए थे और राजकोट में वकालत शुरू कर दिए थे। फिर उसके बाद आप यहाँ से मुंबई चले गए और वहाँ पर वकालत करने लगे। वकालत एक ऐसा पेशा होता है जिसमें हार्ड वर्क, बहुत कठिन मेहनत है उसमें, तब जाकर के वो चलता है व्यवसाय। गांधी जी कुछ दिनों बाद फिर जो है राजकोट में आ गए और यहीं पर वकालत करने लगे और 1893 में एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला, इनकी कंपनी थी और इन्हीं का केस लड़ने आप दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका इन्हीं का केस लड़ने आप गए थे। वहाँ पर जब गए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, तो वहाँ पर भी अंग्रेजों का शासन था और वो जो दक्षिण अफ्रीका देश था शीतोष्ण कटिबंधीय देश था और सम जलवायु 18 से 20 के बीच जो है टेम्परेचर, वो अंग्रेज़ों के लिए बड़ा सूट करता था और अंग्रेज ऐसे स्थानों पर बहुत दिनों तक रहे जो जहाँ की जलवायु उनको ज़्यादा सूट की और वहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से वहाँ पर बहुत सारे खनिज संसाधन थे जिसका अंग्रेज़ों ने दोहन किया और दोहन करके अपने देश ब्रिटेन ले गए। ब्रिटेन को समृद्धशाली, शक्तिशाली बनाया। अब देखते हैं कि वो जब दक्षिण अफ्रीका में गए तो डरबन से प्रिटोरिया वो फर्स्ट क्लास का टिकट ले करके, प्रथम श्रेणी का टिकट ले करके यात्रा कर रहे थे और उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा ज़बरदस्ती उतार दिया जाता है और जो वहाँ पे उतार दिया जाता है उस स्टेशन का नाम है मेरिजबर्ग। उस स्टेशन का नाम है मेरिजबर्ग। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार ये कंपटीशन में पूछा गया है मेरिजबर्ग। वहाँ पर गांधी जी को उतार दिया गया। तो गांधी जी के अंदर नस्ल भेदी जो उनके साथ व्यवहार किया गया काले गोरे का, उससे बहुत दुखी हुए और उन्होंने वहीं पर प्रण कर लिया कि इस भेद को काले गोरे भेद को मैं मिटा करके रहूँगा और समानता का व्यवहार ले आऊँगा, सब लोग समान होंगे। और वहीं पर उन्होंने 1894 में
दक्षिण अफ्रीका का एक प्रांत है, उसका नाम नटाल है। नटाल में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और स्थापना का उद्देश्य यही था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना, उनके खिलाफ बिगुल बजाना और वो भी विदेशी धरती पर उनको चुनौती देना, चैलेंज करना। और उन्होंने वह चैलेंज भी किया। 1901 में ऐसा नहीं था कि गांधी जी वहाँ गए दक्षिण अफ्रीका में तो बिल्कुल वहीं रहने लगे थे। 1901 में वो आए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन होता था, वार्षिक सम्मेलन होता था, उसमें वो भाग लिए थे। और 1903 में इंडियन ओपिनियन एक समाचार पत्र गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे। उसका उद्देश्य केवल था कि वहाँ पर जो जनसमूह था उसको उसके अंदर जो है राष्ट्रीयता की अलख जगाना और अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजाना। और ये जो घटना हुई थी उनके साथ, इसीलिए इन्होंने पेपर चलाया था। और ये पेपर साप्ताहिक पेपर था, ये पेपर साप्ताहिक पेपर था। और 1904 में फीनिक्स फार्म की वहाँ पर स्थापना किया था गांधी जी ने। और जो नस्ल भेद जो था वहाँ पर बहुत दिनों तक रहा ब्रिटेन में। ये जान लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका भले अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया, लेकिन नस्ल भेद की बात वहाँ चलती रही और भले देश आज़ाद हो गया। और उस नस्ल भेद की भावना को एकदम से मिटाने का कार्य नेल्सन मंडेला ने किया था। नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहे और तब जाकर के इस रंग भेद की नीति को उन्होंने समाप्त किया था। और रंग भेद की नीति जब समाप्त किए थे तो वो पहली बार भारत आए थे और गांधी जी की समाधि पर नतमस्तक हुए थे। ये भारत के लिए गौरव का विषय है। और कभी कभी लोग ये कहते हैं कि गांधी जी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। तो उससे पहले मैं बता दूं कि गांधी जी के जो शिष्य थे नेल्सन मंडेला के गुरु थे गांधी जी। जब उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया तो ये मान लिया जाता है कि गांधी जी को भी नोबेल प्राइज़ मिल गया। और अब एक देखते हैं कि जो नस्ल भेदी परंपरा थी उसमें उसका वो एक जो कानून था नस्ल भेद का, उसको कहा जाता है एपार्थीड पॉलिसी। एपार्थीड पॉलिसी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एपार्थीड पॉलिसी, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी नीति के तहत वहाँ पर भेदभाव किया जाता था। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए। उस पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। उसके पहले एक घटना और हम लोग देख लेते हैं कि 1906 में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह किया था। गांधी जी ने 1906 में सबसे पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था।
और वो था एशियाटिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह किया था जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में। और 1908 में आपको जेल भी जाना पड़ा था और कई सालों तक आप वहाँ जेल में भी रहे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी धरती पर लड़ते रहे। 9 जनवरी 1915 को आप वापस आए थे और 9 जनवरी का दिन भारत में ये बहुत मशहूर दिन है। इसी दिन से, इसी डेट को प्रवासी भारतीय सम्मेलन के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी को 1915 में भारत वापस आए थे। और फिर जो है आप 1916 में साबरमती, अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। और साबरमती आश्रम जो है ये और भी महत्वपूर्ण हो गया, चर्चा में आया। कारण इसका कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पर अभी आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया था। कभी आपको मौका लगे तो आप साबरमती आश्रम जरूर जाएं, बहुत ही शांति मिलती है। और गांधी जी ने साबरमती आश्रम से बहुत सारा कार्य वहाँ से उन्होंने संपादन किया है। बहुत दिनों तक गांधी जी साबरमती आश्रम में रहे। वहाँ बहुत बड़े बड़े जो आंदोलन चले उसकी रणनीति जो है साबरमती आश्रम में बनती थी। और गांधी जी बहुत बड़े नेता थे, राजनीति के अखंड अखाड़े के कुशल खिलाड़ी थे। राजनीतिक अखाड़े के कुशल खिलाड़ी थे गांधी जी। उनके साथ घनश्याम दास बिरला, जमनालाल बजाज, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति भी उनके साथ रहते थे, समय बिताते थे। इस तरीके गांधी जी का व्यक्तित्व था। वो नीचे जमीनी स्तर से और ऊंचे स्तर तक के लोग उनके पास रहते थे और इस तरीके का जनमत, इस तरीके का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। और अब देखते हैं कि 1917 जो है गांधी जी का पहला भारत में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन का व्यक्तिगत आंदोलन किया था। वैसे तो गांधी जी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत का 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, 3 आंदोलनों का बृहद पैमाने पर नेतृत्व किया था। लेकिन पर्सनल अलग का नेतृत्व उन्होंने सबसे पहले तो 1906 में सत्याग्रह किए थे, वो दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में पहला जो सत्याग्रह था वो था 1917 का चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन, अच्छा थोड़ा आप लोग देखते होंगे बहुत सारी किताबों में दिया रहता है कि गांधी जी ने वहाँ कौन सा आंदोलन किया और क्या समाप्त हुआ, तो वो दिया रहता है कि तिनकथिया प्रथा को उन्होंने समाप्त किया था। इसको आप लोग ध्यान दे लेंगे। तिनकथिया प्रथा फैक्ट सही उत्तर नहीं है, उसमें आप लोग ये देख लें कि जो उस समय बिहार के जो जमींदार थे, बागान मालिक थे, वो जैसे हमारे यहाँ बीघा है, वहाँ कट्ठा चलता है। तो वहाँ जैसे कि 17 कट्ठा आपको जो है कोई खेती करें और 3 कट्ठा नील की खेती, अर्थात 3 बिस्वा नील की खेती अनिवार्य थी। 17 बिस्वा आप कुछ करें, लेकिन
आप ये देखें कि जो नील की खेती होती थी 20वीं, तो वो अंग्रेज जो है उस नील को ले करके जर्मनी में बेचते थे, जर्मनी में ले जा कर के इसको बेचते थे। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिंथेटिक नील बनने लगा था जर्मनी में, वो आर्टिफिशियल नील जर्मनी में बनने लगा था। तो वो नील की खेती अपने आप ही समाप्त हो गई थी, लेकिन अंग्रेज जो है उस जबरदस्ती अवैध वसूली करने लगे थे। वो कहने लगे कि आप जो है वो आप बोएं या ना बोएं, लेकिन हमको टैक्स अवैध रूप से जबरदस्ती वसूली करने लगे थे। और ये बात बिहार के राजकुमार शुक्ल थे, गांधी जी से बताए, तो गांधी जी इस आंदोलन में जाने के लिए तैयार हो गए थे। एक बात और आप लोग यहाँ ध्यान दें कि जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, और मित्र राष्ट्र ब्रिटेन और फ्रांस, धुरी राष्ट्र जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, वो धुरी राष्ट्र थे। और जब गांधी जी यहाँ पर आते हैं तो वो जो है, अब देखिए वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों का विरोध किए हैं, लेकिन यहाँ पर आ करके भारतीयों से कहते हैं, भारतीय सैनिकों से, कि आप लोग वहाँ पर जा करके मित्र राष्ट्रों के साथ मिल करके धुरी राष्ट्रों को विधिवत लड़ें, बहुत मजबूती से लड़ें, धुरी राष्ट्रों को हराएं। और भारतीय नौजवानों का उन्होंने आह्वान किया था, उन्होंने कहा था कि नवयुवक अधिक से अधिक मात्रा में सेना में शामिल हों और प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने जाएं। अब ये गांधी जी को देखिए कि वहाँ पर अंग्रेजों से लड़ते हैं या और यहाँ पर आकर इस तरीके का कहते हैं। उसका कारण ये था कि गांधी जी से अंग्रेज परिचित हो गए थे, वो जान गए थे कि कोई ये अदम्य साहस वाला व्यक्ति है। वो वहाँ पर गांधी जी अपना जलवा दिखा चुके थे। और जब गांधी जी ऐसा करते हैं तब जो है उस समय जब आए थे गांधी जी, तो भारत में उनको इतना लोग नहीं जान रहे थे, लेकिन जब अंग्रेजों का उन्होंने सहयोग कर दिया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से उनको कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को प्रदान की गई। जो ये उपाधि वहाँ की महारानी को प्रदान किया जाता था, वही उपाधि गांधी जी को प्रदान कर दी गई, कैसर ए हिंद। जब ये उपाधि मिल गई तो गांधी जी को भारत में बहुत सारे लोग जानने लगे, भारत में बहुत सारे लोग जानने लगे। और तब जो है राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर, निवेदन पर वो बिहार गए थे और उनके साथ राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कैलाशनाथ काटजू महात्मा गांधी के साथ गए थे। जैसे वो स्टेशन पर गांधी जी उतरते हैं, वहाँ का जो जिला प्रशासन था वो गांधी जी को चेतावनी देता है, लेकिन गांधी जी कोई अदने से कोई ऐरे गैरे नहीं थे। वो गांधी जी थे जो कैसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित थे। अंग्रेज प्रशासन, जिला प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं कर सका, केवल और केवल चेतावनी दिया था। और गांधी जी वहाँ पर जो है अनशन किए उस नील आंदोलन के खिलाफ, जो तिनकथिया प्रथा थी, जो मैंने अभी बताया कि वहाँ पर अंग्रेज जो अवैध वसूली करते थे, तो वहाँ पर एक आयोग बना था। इस
चंपारण आयोग, उस पर जो है एक आयोग अंग्रेजों ने बनाया था और उस आयोग के अध्यक्ष थे फ्रैंक सलाई। उस आयोग के अध्यक्ष थे फ्रैंक सलाई। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो उस आयोग के अध्यक्ष थे फ्रैंक सलाई और गांधी जी भी उस आयोग के सदस्य थे, उस आयोग के सदस्य थे। और अंततः जो है गांधी जी की उस आंदोलन में विजय हुई और जब उस आंदोलन में विजय हुई तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। और आप लोग एक ध्यान रखेंगे 1919 से 1947 तक भारतीय राजनीति पर गांधी जी छाए रहते हैं। अब ये देखते हैं कि गांधी भारतीय राजनीति में क्यों सफल रहे, गांधी भारतीय राजनीति में क्यों सफल रहे। तो सबसे पहला इसका कारण बनता है कि गांधी जी जो थे वो उन्होंने बहुत दूरदर्शी थे और वो आए जब दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पर आए तो यहाँ के माहौल को समझे और उन्होंने कहा कि गाँवों की ओर चलो, गाँवों की ओर चलो, क्योंकि गाँव में बहुत सारी जनसंख्या रहती है, गाँवों से जनमत तैयार किया जा सकता है, गाँव में किसान हैं उनकी भलाई के लिए कार्य किया जा सकता है। तो इसके पहले दादा भाई नौरोजी ने भी काम किया था, लेकिन वो ब्रिटेन जाकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में काम किए थे और भारतीय जनमानस में उनका काम कम था। और गांधी जी जमीनी नेता थे, वो जमीन से जुड़े हुए थे। और देखिए, जो आदमी ब्रिटेन में पढ़ाई किया हो, ला किया हो ब्रिटेन से, वो चाहते तो वो भी फिरोज शाह मेहता की तरीके 10-10 कोट पैंट सिलवा लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या चुना, उन्होंने चुना धोती, कुर्ता और लाठी। ये जब वो ये पहनावा पहनने लगे तो जो आम जनमानस था उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उनको लगा कि कोई आदमी है, अगर हमारी समस्याओं को सुलझा सकता है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है, हमको अंग्रेजों से आज़ादी दिलवा सकता है, तो वो पर्सनालिटी, वो व्यक्तित्व, वो केवल और केवल गांधी जी हैं। और साधारण व्यक्तित्व बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार, दाल चावल रोटी खाने वाले। इस तरीके ये कारण था कि वो भारतीय जनमानस में, भारतीय राजनीति में छा गए थे। सत्य अहिंसा नेतृत्व, सत्य अहिंसा। अब ऐसा नहीं था कि गांधी जी सत्य अहिंसा, गांधी जी से पहले सत्य अहिंसा नहीं था। सत्य अहिंसा जो है वो जैन धर्म में था, महावीर जैन की उपदेश है ये सत्य अहिंसा, कि अपनी बात पर अडिग रहना, सत्य के लिए अडिग रहना जब तक कि आपकी विजय न हो जाए, और अहिंसा के माध्यम से, हिंसा नहीं अहिंसा के माध्यम से सत्य पर अडिग रहना और तब तक लड़ते रहना जब तक कि आपकी विजय न हो जाए। और ये देखते हैं कि जो सत्याग्रह की और जो चिंतक थे, अराजकतावादी चिंतक, उसमें एक थोरो और लियो टॉलस्टॉय, इन सब से भी गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे। वो अराजकतावादी विचारक थे। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और चंपारण आंदोलन, अभी मैंने बताया कि राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर इनके साथ इतने लोग गए थे। और उसके बाद गांधी जी एक और आंदोलन, चंपारण के बाद खेड़ा आंदोलन
और फिर जो है अहमदाबाद मिल आंदोलन भी करते हैं। तो ये था गांधी जी पर आज का विचार, और आज बस इतना है। धन्यवाद। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और आप लोग ध्यान रखें कि हम जब इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखा करें और अब एक कमेंट लाइक ज़रूर किया करें।